स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, और हमने बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन भी इसमें कवर की थी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये दो टॉपिक इसमें कवर हो चुके हैं हमारे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का क्या स्कोप है? ये जो बायोकेमिस्ट्री है इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी है कि जो बायोकेमिस्ट्री होती है ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और इसमें हमने इंट्रोडक्शन में ये भी पढ़ा था कि हम इसमें बायोमॉलिक्यूल्स की केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं। तो ये इसमें किसकी केमिकल रिएक्शन होती है? बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। तो इसमें बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में कि बायोमॉलिक्यूल्स का क्या केमिकल नेचर होता है ये स्टडी करेंगे। केमिकल नेचर of biomolecules, ठीक है। और क्या इसमें पढ़ेंगे? जो बायोमोलिक्यूल्स है उसका स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर है बायोमोलिक्यूल का, स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल वो पता चल जाता है इससे। एंड फंक्शंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसमें जो स्टडी थी वो बायोमॉलिक्यूल्स की केमिकल रिएक्शन थी। तो इस सब्जेक्ट से हमें, अगर हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें उसके बायोमॉलिक्यूल्स की केमिकल नेचर के बारे में पता चल सकता है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में। और बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं ये आपको बताया था। बायोमॉलिक्यूल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड, ये सब क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इसका स्कोप है कि ये इसमें बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में नॉलेज हो जाती है। और इसमें किसमें हेल्प करता है? ये मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर, जितनी भी जो सेल है, सेल के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई भी चीज है, जैसे अलग अलग प्रोसेसेस हैं बॉडी की, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एक्सक्रीशन है, तीनों प्रोसेस में अलग अलग मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी अलग अलग प्रोसेसेस हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। तो उससे भी इसका पता चल जाता है। और क्या? चेंजेस इन बायोमॉलिक्यूल, इससे क्या पता लग जाता है? जो चेंजेस हैं ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर जैसे आपको बताया था रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है, जितने चेंजेस आ रहे हैं वो भी हमें बायोकेमिस्ट्री से पता चल जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, ठीक है, ये किस चीज में हेल्प करते हैं? हर ऑर्गेनिज्म को ये जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ चाहिए, ठीक है। और उसके जो सेल हैं वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो किससे हो रहे हैं? मेटाबॉलिज्म से हो रहे हैं। मेटाबॉलिज्म यानी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, उसमें जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है? ये किसके कारण हो रही है? क्योंकि सब में हर सेल के अंदर ये बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। बायोमॉलिक्यूल्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब इसमें जो बायोकेमिस्ट्री में सारी डिटेल स्टडी बायोमॉलिक्यूल्स की है, ठीक है। जो बायोमॉलिक्यूल्स की डेफिशिएंसी, इससे क्या पता चलता है हमें? डेफिशिएंसी, ठीक है। अगर मान लो ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स क्या है हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। जब भी किसी चीज की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, कमी हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो गई, प्रोटीन की कमी हो गई, फैट की, लिपिड की, तो वो भी बायोकेमिस्ट्री से पता चलता है, क्लिनिकल पैथोलॉजी से पता चलता है, क्योंकि इसकी नॉलेज होनी जरूरी
जरूरी है, बायोमोलिक्यूल्स की नॉलेज होनी जरूरी है कि कौन सा बायोमोलिक्यूल कम हो रहा है, किसकी डेफिशिएंसी हो रही है। उसकी डेफिशिएंसी से अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है, अलग अलग डिजीज हो सकती हैं। तो अगर आपको बायोकेमिस्ट्री के बारे में नॉलेज होगी तो उससे हम बायो जो डेफिशिएंसी है, किसी चीज़ की कोई कमी है उसके बारे में पता चल जाता है। कोई एबनॉर्मेलिटी है जिसके कारण कोई डिजीज हो जाती है उसके रिगार्डिंग भी पता चल जाता है। ठीक है, और ये अब हमें डेफिशिएंसी पता चल गई तो इसमें जो क्लिनिकल पैथोलॉजी है ये किस में हेल्प करता है? हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। ठीक है, अब अलग अलग से टेस्ट होते हैं। ये तो देखो, अगर मान लो किसी चीज की डेफिशिएंसी होगी, कोई भी बायोमोलिक्यूल है जो जितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है उतनी क्वांटिटी में उतना सफिशिएंट नहीं मिल रहा किसी भी सेल को, किस लिए? कोई भी मेटाबॉलिज्म करने के लिए या कोई भी केमिकल प्रोसेस को सेल के अंदर प्रोसीड करने के लिए उसकी कमी होगी। उसकी कमी के कारण, डेफिशिएंसी होने के कारण उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी जिसके कारण डिजीज हो जाएगी। तो ये उसकी जब हमें पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर ये चीज़ कम है तो हम उसको डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे ताकि वो जो डिजीज है उसका ट्रीटमेंट कर सकें। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट में भी हेल्प करती है क्योंकि जो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन हैं, फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये डाइटरी सोर्स है, डाइट से मिलते हैं हमें। ठीक है, जब हमें पता चल जाएगा कि इस बायोमोलिक्यूल की डेफिशिएंसी है, कमी है, तो उसको डाइट में इंक्लूड करेंगे, उस तरह का ट्रीटमेंट लेंगे। ठीक है, तो कोई भी डेफिशिएंसी है उसके ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। ये कहाँ से पता लगता है? इसी सब्जेक्ट से, बायोमोलिक्यूल और बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल पैथोलॉजी से। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? जेनेटिक मैनिपुलेशन में भी हेल्प करता है। जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखो, ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? अगर ग्रोथ करना है तो सेल के अंदर एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए क्या होनी चाहिए? मेटाबॉलिक प्रोसेस उसकी पर्टिकुलर जो उसको है बायोमोलिक्यूल्स के थ्रू, मेटाबॉलिज्म के थ्रू अच्छे तरह से उसकी प्रोसेस होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जेनेटिक जीन्स, जेनेटिक मैनिपुलेट के लिए भी ये किससे, क्योंकि इसमें क्या होता है जैसे न्यूक्लियोटाइड्स, ये किससे डील करता है? न्यूक्लियोटाइड से, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट है, आरएनए, डीएनए, इन सब से डील करता है बायोकेमिस्ट्री, जो कि आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो जेनेटिक मैनिपुलेशन भी, जेनेटिक मैनिपुलेशन के लिए भी जरूरी है। ये तभी हो सकता है जब आपको बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज होगी। उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स की एस्टिमेशन, अब देखो बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, वो एंजाइम्स क्या करते हैं? वो बहुत सी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको कैटालाइज करते हैं, एनहांस करते हैं। कई बार क्या होती है, कुछ जो केमिकल रिएक्शन होती है वो स्लो रेट पे हो रही है, तो ये एंजाइम उसको क्या होता है? फास्टन कर देते हैं, एनहांस कर देते हैं, कैटालाइज कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये एस्टिमेशन एंजाइम, अगर मान लो बॉडी के अंदर एंजाइम्स की कमी है, किसी लिविंग मैटर के अंदर या सेल के अंदर कोई एंजाइम प्रॉपर नहीं है, उसकी डेफिशिएंसी है, तो उसके कारण कोई डिजीज हो रही है तो उस डिजीज को, जो कि एंजाइम के कारण होती है, कई बार एंजाइम बढ़ जाते हैं, कई बार कम हो जाते हैं, तो उसको डायग्नोस करने के लिए एस्टिमेशन ऑफ एंजाइम यानी डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। डिजीज, हम उस डिजीज को एस्टिमेट कर सकते हैं कि किस तरह से जो एंजाइम है ये किसकी हेल्प से कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा किसमें है? एंजाइम्स के रिगार्डिंग सारी स्टडी किसमें है? बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, और बायोकेमिस्ट्री है वो किस किस ब्रांचेस से डील करता है? ब्रांचेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, अगर ब्रांचेस की बात करें ब्रांचेस ऑफ मेडिसिनल फार्मेसी से,
मेडिसिनल फार्मेसी से कैसे, क्योंकि इसके अंदर बायोमोलिक्यूल्स की, ठीक है, जितने भी है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स, इन सब की नॉलेज है। अगर मान लो इसमें ये सारी इन सब के बारे में पता होगा भी कौन से किसके कारण क्या डेफिशिएंसी हो रही है, उसके रिगार्डिंग ही हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है उसको डायग्नोज करने के लिए, ठीक है। पहले बीमारी का पता चलेगा, कौन से साइंस हैं, किस तरह की डिजीज है, उसको डायग्नोसिस में यानी डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ डिजीज, किस तरह की डिजीज है, उसका क्या नेचर है। तो ये मेडिसिनल फार्मेसी इसकी ब्रांच है। माइक्रोबायोलॉजी भी इसकी ब्रांच है, माइक्रोबायोलॉजी इसकी ब्रांच है। और उसके बाद एग्रीकल्चर में भी इसकी, क्योंकि एग्रीकल्चर में जैसे इनऑर्गेनिक जो बायोमोलिक्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है, ये इसकी ब्रांचेस आ जाती हैं। तो ये क्या होगा उसका स्कोप क्या है इसका, ये इंट्रोडक्शन से ही क्लियर हो जाता है कि बायोकेमिस्ट्री किससे डील कर रहा है, जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं अलग अलग इन लिविंग सिस्टम के अंदर, उससे डील कर रहा है। तो इसमें उसकी केमिकल नेचर, बायोमोलिक्यूल्स की कर कौन रहा है, बायोमोलिक्यूल्स कर रहे हैं, उनकी नेचर के बारे में पता चल जाता है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शंस के बारे में, मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा है, एस्टिमेशन ऑफ एंजाइम भी हम, अगर हमें इसकी नॉलेज होगी तभी हम कर सकते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी बायोमोलिक्यूल्स की हमें तभी पता चल सकती है अगर हमें बायोकेमिस्ट्री के बारे में नॉलेज है, ठीक है, तभी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी है ना सब्जेक्ट इसके अंदर, क्लिनिकल पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो भी अगर मान लो साइंस और सिम्टम्स होते हैं डिजीज से, उससे क्या होता है, जो डिजीज है उसको डायग्नोज कर दिया जाता है, कौन सी डिजीज है, जिससे उसका आगे फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है पर्टिकुलर डिजीज के बारे में पता करने के बाद। उसके बाद आ जाता है ये था हमारा स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की कितनी फील्ड है, तो इसकी 4 फील्ड हैं बायोकेमिस्ट्री की। सबसे पहली जो फील्ड है एंजाइमोलॉजी। अगर हम फील्ड्स की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है इसकी 4 फील्ड्स है। अगर हम इसका ये फ्लो चार्ट के थ्रू करवाएं, सबसे पहले आ जाती है एंजाइमोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है बायो एनर्जेटिक्स, सेकेंड नंबर, ठीक है। उसके बाद थर्ड आ जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री, ये थर्ड है। उसके बाद जो फोर्थ आ जाती है वो है क्लिनिकल पैथोलॉजी। ये इसकी 4 फील्ड्स हो गई, या फिर आप इसको कह सकते हो 4 ब्रांचेस हो गई। सबसे पहली है एंजाइमोलॉजी, सेकेंड है बायो एनर्जेटिक्स, थर्ड है मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कह सकते हो आप इसको, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है क्लिनिकल बायोपैथोलॉजी या फिर क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये इसकी 4 फील्ड्स हो गए या फिर ब्रांचेस आ गए। सबसे पहली ब्रांच है एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी में क्या आ जाता है, एंजाइम्स की स्टडीज होती है, ठीक है। इसमें स्टडी ऑफ एंजाइम के बारे में आ जाता है, स्टडी ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो एंजाइम्स क्या होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल, अब देखो बायोलॉजिकल टर्म आ गई, बायोलॉजिकल मतलब की लाइफ, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कोई भी बायोलॉजिकल यानी किसी भी लिविंग मैटर के अंदर, लिविंग सिस्टम के अंदर जब कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही होती है
है तो वो उस रिएक्शन को एनहांस करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो जो एंजाइम है वो बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब कि वो केमिकल रिएक्शन जो लिविंग सिस्टम के अंदर हो रही है उसको एनहांस कर देता है। तो ये एंजाइमोलॉजी की जो इसकी ब्रांच है, एंजाइमोलॉजी में ये पढ़ा जाता है, स्टडी ऑफ एंजाइम। इसमें क्या होता है? एंजाइम की स्टडी होती है और ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो किसी भी रिएक्शन को, बायोकेमिकल रिएक्शन को एनहांस करता है। अगर मान लो इसकी एब्सेंस होती है तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। अब आ जाता है बायो एनर्जेटिक्स। बायो आ गया तो इसमें वही लिविंग सिस्टम आ गया। ठीक है, ये किससे कंसर्न होता है? ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूज ऑफ एनर्जी बाय ऑर्गेनिज्म। ये कंसर्न करता है ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूज ऑफ एनर्जी। एनर्जेटिक्स, बायो मतलब कि लिविंग, एनर्जेटिक्स यानी एनर्जी बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये बायो एनर्जेटिक्स होती है। अब इसमें क्या होता है? जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अब बायोमोलिक्यूल्स लेता है डाइट से, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहा है, प्रोटीन्स ले रहा है, लिपिड ले रहा है, ठीक है, फैट्स ले रहा है, उसके बाद उसमें प्रोसेस होगी डाइजेशन। ठीक है, अब डाइजेशन की प्रोसेस में अलग अलग केमिकल रिएक्शन हो रही है। उन केमिकल रिएक्शन के होने का मतलब यानी मेटाबॉलिज्म हो रहा है बॉडी के अंदर। मेटाबॉलिज्म होने के बाद उसमें कुछ एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अब उस एनर्जी को, जो एनर्जी की प्रोडक्शन है, ठीक है, उसकी एनर्जी को कैसे उसको यूज कर रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर। तो इसके अंदर ये सारा कवर होएगा बायो एनर्जेटिक्स में कि किस तरह से जो एनर्जी है उसको कैसे वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे उसको कन्वर्ट कर रहा है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, और कैसे उस एनर्जी को यूज कर रहा है। अब जो एनर्जी होती है, जो डाइजेशन की प्रोसेस होगी, केमिकल रिएक्शन भी होगी, जो एनर्जी है वो कहाँ स्टोर हुई? वो उसको स्टोर किया जाता है किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। जैसे कार्बोहाइड्रेट लिए, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन हुआ, ग्लूकोज बन गए, उसकी एब्जॉर्प्शन हो गई। अब जो उससे एनर्जी निकली है वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इसकी स्टोरेज होने में स्टोर हो गई। ठीक है, अब ये स्टोर हो गई। अब इसका जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होनी है और उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी उसको अवेलेबल हो जाएगी क्योंकि ये स्टोर हो गई। ठीक है, ये हो गया बायो एनर्जेटिक्स। उसके बाद आ जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या होता है? इसमें डिटेल स्टडी होती है न्यूक्लिक एसिड की, डिटेल स्टडी ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड की डिटेल स्टडी यानी ये किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए, इससे रिलेटेड है। ये आ जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, यानी आरएनए, डीएनए, प्रोटीन सिंथेसिस, जेनेटिक्स, इसमें जेनेटिक्स भी कवर हो जाता है, जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये सारा पार्ट किसमें आ जाता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस, जेनेटिक्स, ये सारा इस ब्रांच में कवर हो जाता है। उसके बाद क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, ये एक ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री की। अगर बोला जाए इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो किससे डील करती है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजीजेस, और यू कैन से दैट डायग्नोसिस, डायग्नोज करने के लिए, यानी डिटरमाइन करने के लिए नेचर ऑफ डिजीज। ठीक है, ये जो क्लिनिकल बायो
वैरायटी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस करती हैं। कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करती हैं? जिसमें क्या होता है, इसका बहुत वाइटल रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी डिजीज को डायग्नोज करने के लिए। अगर हमें, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम नॉर्मली वो ये पूछता है कि क्या साइंस है, क्या प्रॉब्लम है, तो हम उनको साइंस और सिम्टम्स बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है। उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्टर है वो क्या हमें टेस्ट लिख कर देता है। फिर वो टेस्ट जहाँ पे परफॉर्म होता है वो सब किससे रिलेटेड होता है? ये क्लिनिकल पैथोलॉजी, ये क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच से डील करता है। उसके अंदर अलग अलग टेस्ट होते हैं। जैसे कोई ब्लड टेस्ट ले लिया, वो बायोकेमिस्ट्री का ही पार्ट है कि ब्लड टेस्ट लिया है, उससे पता चल जाएगा भी हाँ मलेरिया है, कोई बीमारी है, टाइफाइड है, किस तरह की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये जो कोरोना चल रहा है तो ये भी किसका पार्ट है? इसी का ही पार्ट है, क्लिनिकल पैथोलॉजी या फिर क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री जो इसकी ब्रांच है उसी का पार्ट है। यानी डिटेक्ट करना कि किस तरह की बीमारी है, उसके कितने पॉजिटिव साइंस है, कौन सी है, किस तरह की नेचर है डिजीज की, उसको डायग्नोज करना, ये सारी इन्वेस्टिगेशन किसकी आ जाती है? इस क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के ब्रांच में आती है। ठीक है, तो ये थी फील्ड्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री की। कौन कौन सी फील्ड होती है बायोकेमिस्ट्री की? 4 फील्ड आपको बताइए। एंजाइमोलॉजी होती है जो बायोकेमिस्ट्री में कवर होती है, बायो एनर्जेटिक्स इसकी एक ब्रांच है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसकी ब्रांच है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। एंजाइमोलॉजी नेम से क्लियर है, एंजाइम्स के रिगार्डिंग स्टडी होती है इसके अंदर, और इसमें बायोलॉजिकल जो एंजाइम होता है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को एनहांस करने के लिए, ठीक है, उसको बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए ही यूज होती है। ठीक है, एंजाइम यूज होती है। उसके बाद बायो एनर्जेटिक्स, ये एनर्जी से रिलेटेड है। बायो मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एनर्जी है उसको कैसे यूज किया जा रहा है, यूटिलाइज किया जा रहा है, कैसे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है किसी पर्टिकुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कैरी ऑन करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट बताएगी आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिटेल स्टडी है अबाउट द न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस, जेनेटिक्स, इनसे ये रिलेटेड है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। लास्ट आपको करवाया था क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। ये बायोकेमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम हमारे नॉर्मली जैसे लाइफ के अंदर हमें कुछ भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, हम टेस्ट वगैरह करवाने जाते हैं, वो सब किसका पार्ट है? हम लैब पैथोलॉजिकल लैब्स में जाते हैं तो वो इसी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। अलग अलग टेस्ट करवाते हैं, अलग अलग टेस्ट आते हैं इसके अंदर, ब्लड टेस्ट आते हैं, यूरिन टेस्ट होते हैं, जिससे हमें क्या डायग्नोज हो जाता है, हमें पता लग जाता है हमें कौन सी डिजीज है, नेचर ऑफ डिजीज का पता लग जाता है, वो डायग्नोज हो जाती है। ये है आपका फर्स्ट चैप्टर में स्कोप भी हो गया और फील्ड भी हो गया ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यानी कौन कौन सी ब्रांच है। इसमें आपका फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था बायोकेमिस्ट्री का, क्लिनिकल पैथोलॉजी का, ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उन चैप्टर में आपके क्या अलग अलग बायोमॉलिक्यूल्स आएंगे। बायोमॉलिक्यूल्स आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, फैट्स हो गया, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, ये बायोमॉलिक्यूल अलग अलग आएंगे जिसके बारे में हमने उनकी डेफिनेशन पढ़नी है, उनकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है, उसके फंक्शंस पढ़ने हैं। ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही है। ये आपका इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।